नमस्कार। आज के वीडियो में बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है। आप लोग पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक पुस्तक पढ़ रहे हैं और अब हम इस पुस्तक के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के बाद में हमें ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि केवल लॉस की एक चैप्टर हमारा शेष रहेगा। तो अभी हमने अब तक जो मार्क्स के पूर्व के वीडियो देखे, जिनमें हमने उसके महत्वपूर्ण सिद्धांतों को पढ़ा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, आज उसी क्रम में हम अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पढ़ेंगे। मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, यह उसकी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल्स में वर्णित है। मार्क्स ने पूंजीवाद का व्यापक अध्ययन किया था और इसी के आधार पर उसने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन इस अतिरिक्त मूल्य को समझने से पूर्व हमें मूल्य के श्रम सिद्धांत को भी जानना होगा। मूल्य का श्रम सिद्धांत क्या है? मार्क्स ने प्रत्येक वस्तु के साथ दो प्रकार के मूल्य की बात कही है, एक उपयोगी मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर उपयोगी मूल्य का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि एक प्यासे व्यक्ति के लिए पानी का निश्चित रूप से बहुत महत्व है और यह उसके लिए उपयोगी मूल्य है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसे प्यास नहीं लग रही है, उसके लिए पानी का कोई उपयोगी मूल्य नहीं है। इसी तरीके से विनिमय मूल्य का प्रश्न तब उपस्थित होता है जब किसी वस्तु को बाजार में बेचा जाता है। जिस मूल्य पर खरीदार विक्रेता से वस्तु को खरीदता है, उसे उसका विनिमय मूल्य कहते हैं। जैसे कि यदि 1 टन गेहूं के बदले में एक निश्चित राशि दी जाती है, वो राशि 2500, 3000, 3500 जो भी है, तो यह जो धनराशि है वो उस 1 टन गेहूं का विनिमय मूल्य है। तो मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था की अगर विवेचना करते हैं तो उसमें विनिमय मूल्य का सबसे ज़्यादा महत्व है। लगभग सभी वस्तुएं बाजार में बेची और खरीदी जाती हैं, तो यह तो स्पष्ट है कि कोई एक सामान्य तत्व है जो कि सभी वस्तुओं में विद्यमान रहता है। वह तत्व क्या है? श्रम, जो कि सभी वस्तुओं में कम या अधिक मात्रा में देखा जा सकता है। अपने मूल्य के श्रम सिद्धांत के आधार पर मार्क्स ने कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी निकाले हैं। वो कहता है कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उस पर खर्च किए गए केवल श्रम के अनुसार होता है, किंतु बाजार में वही वस्तु काफ़ी ऊंचे मूल्य पर बेची जाती है। उसके बेचने से प्राप्त होने वाला जो अतिरिक्त धन है वो पूंजीपति अपने पास रख लेता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी फैक्ट्री में मजदूर ने साड़ी बनाई तो उसे रुपए मिले 100। मान लीजिए उस साड़ी में जो भी सामग्री लगी उसकी कीमत भी है 100 रुपये, तो इसका मूल्य कितना होना चाहिए? 200 रुपये। लेकिन जब ये साड़ी बाजार में आती है तो इसकी कीमत हो गई 400 रुपये। तो इस तरह अगर 200 रुपये जो इसकी लागत थी उसको निकाल देते हैं, उसके बाद जो 200 रुपये बचते हैं वो उस वस्तु का अतिरिक्त मूल्य है और इस अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति बिना किसी परिश्रम के अपने पास रख लेता है। मार्क्स क्या कहता है? वो कहता है कि यह जो अतिरिक्त मूल्य है वास्तव में श्रमिकों के श्रम का परिणाम है। इसलिए न्याय कहता है कि यह अतिरिक्त मूल्य मजदूर को या श्रमिक को प्राप्त होना चाहिए। चूँकि श्रमिक जो है वो वर्तमान उत्पादन व्यवस्था में उत्पादन के साधनों के स्वामी नहीं होते, इसलिए इस जो अतिरिक्त मूल्य है इससे उसे वंचित कर दिया जाता है और इसे पूंजीपतियों के द्वारा ले लिया जाता है जो कि साधनों के स्वामी होते हैं। मार्क्स का कहना है कि पूंजीपतियों के द्वारा जो अतिरिक्त मूल्य हड़पा जाता है वो पूंजीवादी व्यवस्था का बहुत बड़ा अन्याय है और ऐसे में श्रमिकों की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं कही जा सकती। बस दासों और श्रमिकों की स्थिति में केवल यही अंतर रह जाता है कि दास प्रथा में दास व्यक्ति को दासता के कारण उचित पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता और श्रमिकों को दिया तो जाता है पारिश्रमिक, लेकिन
उतना नहीं दिया जाता जितना कि न्याय संगत रूप से उसे मिलना चाहिए। तो इस प्रकार जो अतिरिक्त मूल्य का अर्जन होता है वह पूंजीपति के द्वारा हड़प लिया जाता है, जबकि मार्क्स के अनुसार इस अतिरिक्त मूल्य पर मजदूरों का या श्रमिकों का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, हम अतिरिक्त मूल्य के मार्क्स के सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अगर जब हम आलोचना के बिंदु पर आएंगे तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से यह सिद्धांत अपने आप में अस्पष्ट है, अव्यावहारिक है और इसे न्याय संगत नहीं माना जा सकता। आलोचना के बिंदु में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अस्पष्ट सिद्धांत। मार्क्स के सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष है कि इसमें मूल्य और कीमत शब्दों का जो प्रयोग किया है वो मार्क्स ने मनमाने ढंग से किया है। उसने अपने ग्रंथों में मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और उसके द्वारा मिल मालिक और सामान्य मजदूर का जिस रूप में वर्णन किया गया है वास्तव में वास्तविक जगत में है ही नहीं और कल्पना लोक का चित्रण लगता है। मार्क्स की विचारधारा जो है वो अतिरंजित है और अपने आप में यह व्यवहारिक स्तर पर लागू करने के योग्य नहीं कही जा सकती। दूसरी जो आलोचना की जाती है, श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं। मार्क्स ने आर्थिक व्यवस्था के संबंध में श्रम को मूल्य का एकमात्र निर्धारक तत्व स्वीकार किया है और ये प्रतिपादित किया है कि पूंजीपति जिसे लाभ कहते हैं वो श्रम का अतिरिक्त मूल्य है। मार्क्स का ये विचार त्रुटिपूर्ण है क्योंकि श्रम के अलावा भी पूंजीपति के द्वारा बहुत कुछ खर्च किया जाता है, जैसे कि भूमि, पूंजी, प्रबंध, साहस, ये सब भी पूंजीपति के द्वारा लगाए जाते हैं और इनके बिना किसी भी वस्तु का उत्पादन संभव नहीं है। तो उसने जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं वो भ्रांतिपूर्ण कहे जा सकते हैं। तीसरा है मानसिक श्रम की उपेक्षा। मार्क्स ने शारीरिक श्रम की तो बात कह दी, हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन मानसिक श्रम की उसने उपेक्षा की है। तकनीकी ज्ञान, प्रबंध कुशलता, व्यवसाय कुशलता, वस्तुओं के निर्माण और तैयार वस्तुओं के लिए उपयुक्त बाजार ढूंढना, ये सब इतने महत्वपूर्ण कारण होते हैं कि इनके बिना किसी भी सामग्री को बाजार में नहीं लाया जा सकता। तो ऐसे में उसने केवल और केवल शारीरिक श्रम की बात की है, पूंजीपति के द्वारा किए जाने वाले मानसिक श्रम को उसने कहीं भी स्थान नहीं दिया है। अगली आलोचना का बिंदु है विरोधाभासी सिद्धांत। मार्क्स का यह सिद्धांत पूर्ण रूप से विरोधाभासी कहा जा सकता है। कैसे? मार्क्स एक तरफ तो कहता है कि पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य और लाभ के लिए नई मशीनें लगाता है, दूसरी तरफ कहता है कि मशीनों, कच्चे माल से कोई अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं होता, अतिरिक्त मूल्य केवल श्रमिकों से प्राप्त होता है। तो ये जो विचार है वो अपने आप में विरोधाभास से युक्त कहा जा सकता है। इसके अलावा यदि अतिरिक्त मूल्य श्रम से मिलता और नई और अधिक मशीनें लगाने से उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, तो पूंजीपति अधिक मशीनें लगाकर श्रमिकों की संख्या में कमी करने का प्रयत्न क्यों नहीं करता है? मार्क्स का ये कथन ठीक नहीं है कि अतिरिक्त मूल्य से नई पूंजी स्वतः बनती है। यदि ऐसा होता तो कंपनी को ज़्यादा ब्याज पर ऋण लेने और कंपनी के लिए हिस्से बेचकर नई पूंजी प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना होता। यानी मार्क्स की थ्योरी जो है वो अपने आप में विरोधाभास से युक्त है। अगली आलोचना है सिद्धांत जो है वो आर्थिक कम है, प्रचारात्मक अधिक है। मार्क्स के द्वारा जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया वो आर्थिक तो कम प्रतीत होता है, प्रचार करने का माध्यम अधिक लगता है, क्योंकि उसका उद्देश्य जो है वो वस्तु के मूल्य के कारण की विधिवत विवेचना करना कहीं भी नहीं दृष्टिगोचर होता, वरन पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक वर्ग के साथ किए जाने वाले अन्याय की बात करता है। तो इस प्रकार से यह सिद्धांत आर्थिक कम है और प्रचारात्मक अधिक है। अंतिम आलोचना, अन्य व्ययों का उल्लेख नहीं। मार्क्स ने
जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया उसमें उसने वस्तुओं के उत्पादन में पूंजीपतियों के द्वारा जो श्रमिकों के अलावा अन्य जो व्यय किए जाते हैं उसका कोई उल्लेख अपने सिद्धांत में नहीं किया है। जो मिल मालिक होगा उसको कारखाने में सुधार भी करना पड़ेगा, मशीन में घिसावट हो जाएगी तो उन्हें पुनः सही करवाना होगा, श्रमिकों को उत्तम जीवन मिल सके इसके लिए व्यवस्थाएं देखनी होगी, उनके लिए बीमे की व्यवस्था करना, उन्हें बोनस देना, ये सब भी पूंजीपति के द्वारा किया जाता है, जिसकी विवेचना मार्क्स के द्वारा कहीं भी नहीं की गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन तो किया, लेकिन पूर्ण रूपेण वो इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया कि अतिरिक्त मूल्य वास्तव में श्रमिक को मिलना चाहिए, क्योंकि वह श्रमिकों का समर्थक है। इसलिए उसने श्रमिकों के समर्थन में ये कह दिया कि इस अतिरिक्त मूल्य पर श्रमिकों का अधिकार होना चाहिए, लेकिन वास्तव में उसने एक पक्षीय धारणा प्रस्तुत की है, इसलिए इसे व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता।